तो यार हमने सिलेक्शन की एक मुहिम छेड़ी थी, उसमें हमने जीओसी सारी खत्म कर ली थी। और आज का जो हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन से हम क्या करेंगे कि हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी में कौन कौन सी लाइन से असर्शन रीजन बनेगा, कहाँ कहाँ से पीवाईक्यू आए हैं, हम सारा का सारा देखते चलेंगे। ऑलरेडी मैंने सब कुछ मार्क करके रखा है, लेकिन इसे एक और अच्छे लेवल पर ले जाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। तो हम आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी नहीं पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी जब हमारी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी तो हम एक साथ कर लेंगे नोट्स के थ्रू, तो आसान हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। बेसिक वाले भी कर सकते हैं और जिन्होंने पढ़ लिया है एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। यार जाहिर सी बात है, लिखा है द टर्म हाइड्रोकार्बन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी विच मीन्स कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मिलने। तो यार जो पहली लाइन हमारी कह रही है कि जो हाइड्रोकार्बन है, इसका वर्ड ही बोल रहा है ना कि हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बो मतलब कार्बन। तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन वनली होंगे। अब तुमसे यहाँ पे पहली लाइन में सवाल बन जाएगा। सवाल तुम्हारा एग्जाम वाला क्या कहेगा? एग्जाम वाला कहेगा कि बताओ इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन दे देगा C4H8, ऑप्शन दे देगा C4H8N, C4H8N। तीसरा आपको कोई रिंग बना के यहाँ पे कोई कंपाउंड दे देगा और चौथा ऑप्शन कर देगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। अब जिन्होंने भैया एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है वो तो मारेंगे ऑल ऑफ दीज, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है द टर्म हाइड्रोकार्बन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जो हाइड्रोकार्बन वर्ड है वो खुद बोल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड वनली होंगे, वनली होंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन देख लिया हमने। हाइड्रोकार्बन प्ले ए की रोल इन अवर लाइफ। हमारे लाइफ में की रोल पावर करता है, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। यू मस्ट बी फेमिलियर विथ टर्म एलपीजी एंड सीएनजी। हाँ भैया, एलपीजी तो सुना है यार, एलपीजी हमारे घर में गैस आती है। तो लिखा है एलपीजी इज द एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो अब यार तुमसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो भैया ठीक है ना, एलपीजी का फुल फॉर्म होगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ऐसे ही अगला क्या हो गया, सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वी कांट से कि क्या पूछा जा सकता है, क्या नहीं पूछा जा सकता है। इसलिए हम एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है भैया। अनदर टर्म एलएनजी। एलएनजी का फुल फॉर्म क्या है यार, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। एलएनजी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब ये भी आज के दिन में काफ़ी ट्रेंड में है। दिस इज आल्सो अ फ्यूल एंड इज ऑब्टेन्ड बाय लिक्विफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस। मतलब नेचुरल गैस के लिक्विफिकेशन से मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन आर ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब यार यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो हमारा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल है, ये कैसे ऑब्टेन होते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। किसके? पेट्रोलियम के। तो भैया आजकल का जो ट्रेंड है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब जो प्रैक्टिकल पार्ट ऐड हुआ है, प्रैक्टिकल पार्ट में क्या ही आया होगा यार, क्या ही आया है, डिस्टिलेशन आ गया। तो डिस्टिलेशन में तुम्हारा स्टीम डिस्टिलेशन हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है कि हमारा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल है, ये किससे ऑब्टेन होता है, कौन से डिस्टिलेशन से? स्टीम डिस्टिलेशन से, फ्रैक्शनल से, कंप्रेस्ड से। तो अब यहाँ पे आंसर हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से। ठीक है भैया। कोल गैस इज ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब जो कोल गैस होती है हमारी, कोल गैस जो होती है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ऑब्टेन होती है। कोल गैस इज ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो ठीक है भैया, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब ऐसे याद कर लेना, सी से कोल और सी के बाद आता है डी, सी डी लगा दो। तो कोल गैस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, तो सी डी करके याद कर लेना भैया, सी डी करके तुम याद कर लेना। ओके यार, इजली हो जाएगा। नेचुरल गैस इज फाउंड इन अपर स्टेटा ड्यूरिंग ड्रिलिंग ऑफ ऑयल। भैया गैस है तो ऊपर ही रहेगी, गैस है तो ऊपर ही रहेगी, उसके नीचे लिक्विड होगा, लिक्विड के नीचे सॉलिड होगा। ओके। द गैस आफ्टर कंप्रेशन इज नोन एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी भैया, सीएनजी। एलपीजी इज यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। एलपीजी जो है यार डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज करते हैं। इसका रीजन क्या है? बिकॉज यार क्या है, ये लीस्ट पोल्यूशन की होती है। केरोसिन ऑयल इज also used as domestic fuel but it some pollution।
यार अब ऐसे मान लो एसर्शन बनेगा तुम्हारा, एसर्शन बनेगा। अगर हम यहाँ से एसर्शन रीजन बनाते हैं, एसर्शन रीजन क्या बनाते हैं कि हम जो क्या बनाते हैं, हम यूज करते हैं एलपीजी घर में रीजन कि क्या होता है, या क्या करता है, इसका पोल्यूशन लिस्ट होता है, एलपीजी का पोल्यूशन लिस्ट होता है, एलपीजी का पोल्यूशन जो है वो लिस्ट होता है। लेकिन जो केरोसिन का होता है मोर होता है, इसलिए हम केरोसिन को कम यूज करते हैं, इसलिए अब तो केरोसिन बंद ही हो गया यार। ऑटोमोबाइल्स ऑटोमोबाइल्स नीड्स फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। ओके, तो पेट्रोल एंड सीएनजी ऑपरेटेड ऑटोमोबाइल कॉज लेस पोल्यूशन। तो जो पेट्रोल और सीएनजी है ये लेस पोल्यूशन काज करती है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। All these fuel contain mixture of hydrocarbon. All these fuel contain mixture of hydrocarbon, which are source of polymer like polythene, polypropylene, polystyrene. ठीक है भैया। हायर हाइड्रोकार्बन आर यूज्ड एज सॉल्वेंट एज पेंट, मतलब हायर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं सॉल्वेंट की तरह यूज हो जाते हैं पेंट में। दस यू कैन वेल अंडरस्टैंड, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो जो यहाँ पे जरूरी है वो इतनी सी पार्ट थी जो कि हमने पढ़ लिया। ठीक है भैया, अब आ जाते हैं जो हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा, हाइड्रोकार्बन को हम क्या कर देते हैं, क्लासिफिकेशन। यार शुरू करने से पहले एक बात और बोल देते हैं, जैसे जिनको लग रहा है कि उन्होंने थोड़ा भी नहीं पढ़ा ना, तो ये लेक्चर सबके लिए है, डोंट वरी, एकदम बेसिक से चल रहा है। नीट में क्वेश्चन क्या आ सकता है, यहाँ से थोड़ी ना आज तक क्वेश्चन आया है, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, तो यहाँ से आगे में भी क्वेश्चन पूछा सकता है। तो मे भी तुमने इसे ऐसे पढ़ा ना हो, समझ ना आया हो, तो इसे याद कर लेना है। अब जो हम आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन मेनली हमारे आता कहाँ से, क्वेश्चन आता है हमारा प्रिपरेशन से, फिजिकल प्रॉपर्टी से और केमिकल प्रॉपर्टी से, क्वेश्चन यहीं से आता है। तो जब इसको पढ़ेंगे दो बार पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी, समझ आएगा, थोड़ा सब्र करो। अब यह क्लासिफिकेशन की बात आ गई, तो हाइड्रोकार्बन जो होता है डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई होता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब एसर्शन यहाँ से बनाया जा सकता है, एसर्शन बनेगा हाइड्रोकार्बन आर डिफरेंट टाइप, हाइड्रोकार्बन आर डिफरेंट टाइप लाइक एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। रीजन क्या हो जाएगा, रीजन क्या हो जाएगा, रीजन यहाँ पे बनेगा कि ये जो तुम्हारे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होते हैं, इसके बेसिस पे तुम्हारा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बन जाएगा। अब क्या होगा भैया, यहाँ पे दो टाइप के बॉन्ड बन सकते हैं, एक सैचुरेटेड वाले और दूसरा अनसैचुरेटेड वाले, और तीसरा एरोमेटिक। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक, सैचुरेटेड बढ़ चुका, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो भैया तीन टाइप के हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। तो ठीक है भैया, क्या बात है ना, आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, वहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा भैया, यहाँ पे क्या बनेगा, इफ डिफरेंट कार्बन एटम्स आर ज्वाइन टुगेदर, इफ डिफरेंट कार्बन एटम आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम विथ सिंगल बॉन्ड, विथ सिंगल बॉन्ड, तब क्या कहेंगे, एल्केन। अबे क्या कहना चाहते हो भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे कह रहा है डिफरेंट कार्बन, मतलब कई कार्बन हो गए, अलग अलग कार्बन हो गए, वो क्या कर रहे हैं, वो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। देखो यहाँ पे सबका सिंगल बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड बना दिया। अबे डबल देखना मत, ये हमने सिंगल बॉन्ड बना दिया। हमने क्या बना दिया, सिंगल बॉन्ड। और ये सारा का सारा कैसी चेन है, ये ओपन चेन है। क्या ये राउंड है, सर्कल है, मतलब ऐसे है, क्लोज है, नहीं है। तो जब क्लोज नहीं है, साइकिल नहीं बन रही है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एल्केन, एल्केन। ठीक है भैया। अब इफ डिफरेंट एटम फॉर्म अ क्लोज चेन, अगर डिफरेंट एटम क्लोज चेन बना रहे हैं, दे आर टर्म्ड एज साइक्लोएल्केन। क्या कह रहे हो भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे करके अगर मैंने ऐसे बढ़ा और यहाँ पे ये क्या बन गया, यहाँ पे एक क्लोज साइकिल बन गई। यहाँ पे हर जगह सिंगल बॉन्ड तो है लेकिन साइकिल बन गई, इसे बोलेंगे साइक्लोएल्केन। क्या बोलेंगे, साइक्लोएल्केन। ये हो गया तुम्हारा 6 कार्बन का है तो साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया 4 कार्बन का तो साइक्लोब्यूटेन, ये हो गया 3 कार्बन का तो साइक्लोप्रोपेन। ठीक है ना, ओके ओके ओके। अब आगे देखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं उनके बीच में कार्बन कार्बन की मल्टीपल बॉन्डिंग पाई जाती है, जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब यार तुम्हें पता है कि अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसे हम बोलेंगे एल्कीन, डबल बॉन्ड होगा तो बोलेंगे एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बोलेंगे एल्काइन। क्या बोलेंगे, एल्काइन बोल देंगे भैया, एल्काइन।
ठीक है। अब आगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर स्पेशल टाइप ऑफ साइक्लिक का मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर स्पेशल टाइप ऑफ साइक्लिक कंपाउंड यू कैन ओके यू कैन construct a large number of model of such molecule जैसे बोथ टाइप, ओपन चेन, क्लोज चेन, कीपिंग इन माइंड दैट कार्बन इज टेट्रावेलेंट एंड हाइड्रोजन इज मोनोवेलेंट। अब यार बात हो सकती है कि अब यहाँ पे जो कंपाउंड होंगे, चाहे तुम साइकिल वालों की बात कर दी जाए, चाहे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इससे ऐसे कर दी जाए, मतलब कि क्या नाम है, क्या हो गया, एल्कीन की बात कर दी जाए, ओपन चेन की बात कर दी जाए, क्लोज चेन की बात कर दी जाए, मतलब साइकिल वालों की बात कर दी जाए, तो यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं। क्योंकि रीजन क्या है यार, रीजन यहाँ पे जो हमारा कार्बन है वो होता है टेट्रावेलेंट और जो हाइड्रोजन होता है मोनोवेलेंट होता है। फॉर मेकिंग मॉडल्स ऑफ एल्काइन यू कैन यूज, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। ओके, अब हम यार अच्छे से एल्केन पढ़ना शुरू कर देते हैं कि एल्केन के बारे में क्या क्या बातें दी है। तो एल्केन्स क्या होता है? एज ऑलरेडी मेंशन्ड, एल्केन आर सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो जो ये एल्केन होती है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसके पास होता है, उनके बीच में कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है। ओके भैया, मेथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ फैमिली। जो मेथेन होता है इस फैमिली का पहला मेंबर होता है। तो यार थोड़ा सा जिन्हें कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए बता देता हूँ कि एक कार्बन होगा तो बोलेंगे, चलो अंग्रेजी में लिखता हूँ, एक कार्बन होगा तो बोलेंगे मेथेन, दो कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे, एक सेकंड, एक कार्बन होगा तो बोलेंगे मेथेन, दो कार्बन होगा तो बोलेंगे इथेन, तीन कार्बन होगा तो बोलेंगे प्रोपेन, चार कार्बन होगा तो बोलेंगे ब्यूटेन, पांच कार्बन होगा तो बोलेंगे पेंटेन, छः कार्बन होगा तो बोलेंगे हेक्सेन, सात कार्बन होगा तो बोलेंगे सेप्टेन या हेप्टेन, आठ कार्बन होगा तो बोलेंगे ऑक्टेन, नौ कार्बन होगा तो बोलेंगे नोनेन, 10 कार्बन होगा तो बोलेंगे डोकेन। अब भैया एल्कीन है तो डोकीन हो जाएगा, एल्काइन है तो डोकाइन हो जाएगा। आई बात समझ? ओके ठीक है भैया। तो मेथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ फैमिली, मेथेन इस फैमिली का फर्स्ट मेंबर है। ओके, मेथेन इज फाउंड इन कोल माइंस एंड मार्सी प्लेसेस। मेथेन जो होता है कोल माइन में पाया जाता है और मार्सी प्लेसेस पाया जाता है। इफ यू रिप्लेस वन हाइड्रोजन एटम ऑफ मेथेन बाई कार्बन एंड ज्वाइन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन टू सेटिस्फाई टेट्रावेलेंसी। अब तुम क्या कह रहे हो भैया, ये यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। यू गेट CTH6। अब कह रहा है यार कि ऐसे करके कार्बन बढ़ाते जाओगे तो मीथेन से बन जाएगा, तो हमें यहाँ बनाना ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ओके भैया, अब कह रहा है अगर हाइड्रोजन को तुमने CH3 ग्रुप से वो कर दिया तो तुम्हारा एल्कीन बन जाएगा। तो यहाँ सारी फर्जी की फर्जी बातें कर रहा है। ऐसे मतलब एक एक CH3 बढ़ाते जाओगे तो पहले C3H8 बनेगा, C4H10 बनेगा, तो ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भैया। बस इतना याद कर लो कि जो एल्कीन का फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। अब यार तुम कार्बन n की जगह पे एक रखोगे तो CH4 हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। अब n की जगह पे 2 रखोगे तो C2H6 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। 3 रखोगे तो C3H8 हो जाएगा, 4 रखोगे तो C4H10 हो जाएगा। ओके यार, तो ऐसे ही बढ़ता रहेगा, कोई मतलब नहीं है, ऐसे ऐसे हमने बढ़ता चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से तुम्हें कोई दिक्कत लेनी नहीं है। अब यहाँ से एक एसर्शन रीजन बन सकता है। एसर्शन रीजन क्या बनेगा भैया, एसर्शन रीजन क्या बनेगा, दीज हाइड्रोकार्बन आर इनर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन एज दे डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड बेस और अदर रीजन। ये तुम्हारे जो ये होते हैं, क्या होते हैं, एल्केन होते हैं, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे किसी से रिएक्शन नहीं करते क्योंकि इनर्ट होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, हेंस दे वेयर अर्लियर नोन एज पैराफिन्स। इसीलिए इनको क्या कहते हैं पहले, पैराफिन्स। पैरा मतलब होता है लिटिल, फिन्स मतलब होता है एफिनिटी, मतलब ये रिएक्शन नहीं करते हैं। ओके भैया, आगे आ जाते हैं। ऑफ द मॉलिक्यूल जर्नल फार्मूला। अब जर्नल फार्मूला क्या हो गया यार, पहले ही पढ़ा बता दिया, CnH2n+2 हो जाएगा। ठीक है यार, यहाँ तक कोई बात नहीं। आगे देखो क्या कह रहा है, यहाँ से कुछ नहीं। अकॉर्डिंग टू विस्पर थ्योरी मेथेन हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो मेथेन की स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी भैया, टेट्राहेड्रल हो जाएगी।
मीथेन की स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। इन विच कार्बन एटम लाइज एट सेंटर, और 4 हाइड्रोजन जो होते हैं किनारे होते हैं, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 109.5 डिग्री। ये तो यार नॉर्मल सी बात हो गई, नॉर्मल सी बात हो गई, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आना है, लेकिन हमने बेसिक बनाने के लिए पढ़ लिया, एनसीईआरटी में कॉन्फिडेंस बनाने के लिए पढ़ लिया, हमें 1-2 असर्शन मिल गए। ठीक है भैया, आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, इन एल्केन टेट्राहेड्रल आर ज्वाइंट टुगेदर इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ आर इतनी होती है, कार्बन बॉन्ड कितनी होती है 154, और कार्बन लेंथ होती है 112। तो कोई दिक्कत नहीं यार। अब यहाँ पे सवाल कैसे आएगा, सवाल ऐसे आता है, सवाल ऐसे आता है भैया, सवाल जो तुम्हारा आता है कि बताओ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और 2-3 बॉन्ड तुम्हें दे देगा, CO बॉन्ड, ये बॉन्ड, वो बॉन्ड। तो अब तुम्हें इसे बॉन्ड लेंथ के फॉर्म में अरेंज करना होगा। तो तुम क्या देख रहे हो कि जो तुम्हारा कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ है वो 154 है, वो 144 है, और कार्बन हाइड्रोजन 112 है, कार्बन हाइड्रोजन जो है 112 है, मतलब कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा होती है। आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, अब तुम्हें यार पता है कि sp3 यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है sp3 हाइब्रिड, मतलब ऑर्बिटल जो होता है कार्बन की, और 1s जो होता है हाइड्रोजन की, 1s जो होता है हाइड्रोजन की। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, अब आ गया भैया नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म। तो यहाँ को यार तो हमने पढ़ने की बात तो नहीं की थी, लेकिन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें जो है हम आइसोमेरिज्म में देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। जब अल्टीमेट हम पढ़ेंगे तो हम सब कुछ कवर कर लेंगे। क्या कह रहा है, आइसोमेरिज्म हमें पढ़ना क्या है, आइसोमेरिज्म हमें पढ़ना क्या है, फिलहाल पढ़ना जो ये है, पढ़ो मत याद कर लो, पढ़ो मत याद कर लो। लिखा है कि नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म जो होता है बाद में पढ़ा जाएगा, ये लिखा है यहाँ पे। ओके, फर्स्ट 3 एल्केन जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे फर्स्ट 3 एल्केन्स होते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, हैव ओनली वन स्ट्रक्चर, इनके पास एक ही स्ट्रक्चर होता है, ये कोई भी आइसोमेरिज्म नहीं बनाते हैं। आइसोमेरिज्म मतलब कार्बन लेंथ सेम होती है, केमिकल फार्मूला वही होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वही होता है, लेकिन होता क्या है, उनका स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट बदल जाता है। लेकिन बट हायर एल्केन्स जो होते हैं हैव मोर देन वन स्ट्रक्चर, जो हायर एल्केन होते हैं उसके पास एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर होते हैं। तो अब फार्मूला तुम्हें पता ही है, जैसे कि अगर हम C4H8 की बात करें, C4H8 की बात करें, तो इसे हम 2 वेज में अरेंज कर सकते हैं, 2 वे में अरेंज कर सकते हैं। पहला कौन है भैया, पहला है ब्यूटेन, पहला है ब्यूटेन, नॉन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल कार्बन कार्बन की लेंथ हम बनाते चले गए। हमने क्या किया, कार्बन 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 कार्बन, और सबके साथ हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो ये हमारा नॉर्मल एन ब्यूटेन हो गया। क्या हो गया, एन ब्यूटेन हो गया। ओके, और दूसरा हमारा क्या बना, दूसरा हमारा क्या बना, दूसरा जो है 2 मिथाइल प्रोपेन, इसे कहते हैं आइसोब्यूटेन, इसे कहते हैं आइसोब्यूटेन, इसे कहते हैं आइसोब्यूटेन। हमने क्या किया, 3 कार्बन बनाए और बीच वाले कार्बन से एक और जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। हमने जियोसिन में पहले बताया था कि आइसो ग्रुप क्या होता है, हमने पहले ही बात की थी कि आइसो ग्रुप क्या होता है। ठीक है भैया, लेकिन तुम तो कहने वाले थे, तुम तो कह रहे थे कि हम पढ़ाएंगे ही नहीं आइसोमेरिज्म, फिर क्यों पढ़ा रहे हो यार। आइसोमेरिज्म इसलिए पढ़ा रहे हैं, यहाँ से एसर्शन रीजन बनेगा। कैसे भैया, यहाँ पे देखो बॉइलिंग पॉइंट है 261, 261 बॉइलिंग पॉइंट है, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कितना है 273। मतलब क्या भैया कि जैसे 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 ब्रांचिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटता चला जाएगा। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटता चला जाएगा। ठीक है भैया, अब ऐसे ही बात है आगे देखो, जो एन पेंटेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट 309 है, जो 2 मिथाइल ब्यूटेन है बॉइलिंग पॉइंट 301 हो गया। फिर और ज़्यादा ब्रांचिंग बढ़ी तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट 282 हो गया।
मतलब जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ी बॉइलिंग पॉइंट घटता चला गया। फिलहाल के लिए इतना देखना है और 2-3 वर्ड याद करना है, 2-3 लाइन याद करनी है। कौन कौन सी लाइन याद करनी है यार, ये बस याद करना है फिलहाल के लिए कि जो तुम्हारा क्या लिखा है, दस यू हैव दैट C4H10 एंड C5 है जो है इसके पास 2 और 3 आइसोमर होते हैं। मतलब भैया C4H10 के बाद H10 के पास 2 आइसोमर, C5H12 के पास 3 आइसोमर होते हैं। आगे देखो C6H14 का सवाल दिया है, पूछा है बताओ इसके कितने आइसोमर पाने जाएंगे, कितने आइसोमर बनाए जाएंगे या कितने आइसोमर पाए जाएंगे। लेकिन तुम एक बात सोचो यार, वहाँ पे तुम एग्जाम में इतना बड़ा बड़ा बनाना चालू कर दोगे और जगह तो रहती नहीं है, थोड़ी भी गलती हुई तो यार गलती लग जाएगी। तो और पूछेगा क्या, वही पूछेगा जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है। तो लिखा है, अब यह देख लो C5H10 के 5 है, मतलब सॉरी C6H10 के पास हमारे पास 5 आइसोमर है, C6H10 के पास 5 आइसोमर है यार, जाहिर सी बात है, इजी बात है, इजी बात है। आगे क्या लिखा है, बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी जो होता है, जो कि हमने जीओसी में थोड़ी देर पहले पढ़ लिया, जो हमारा पिछला वाला लेक्चर था। आगे देखो, अब यहाँ से पहले क्वेश्चन हमारे आने शुरू होते हैं। IIT JEE मेंस JEE 2021 एम्स में क्वेश्चन आ चुका है। जो हमारा C6H14 है इसके पास कितने आइसोमर होते हैं, 5, अभी थोड़ी देर पहले देखा। जो C7 वाला है इसके पास कितने होते हैं, 9। और जो हमारा C10H12 होता है, डोकेन होता है, इसके पास 75 आइसोमर होते हैं। तो ठीक है भैया, 1 2 3 जो होते हैं नो आइसोमर, 1 2 3 नो आइसोमर, 1 2 3 नो आइसोमर। जो हमारा 4 होता है इसके पास 2 आइसोमर, जो हमारा 4 होता है इसके पास 2 आइसोमर। आगे 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 क्या है, जो हमारा 5 होता है इसके पास 3 आइसोमर, जो 6 होता है इसके पास 5 आइसोमर, 6 होता है इसके पास 5 आइसोमर। जो 7 होता है, जो 7 होता है इसके पास 9 आइसोमर। और जो 10 होता है उसकी तो बात ही ना करो, जो 10 होता है भैया डोके जी की बात ही ना करो, डोके जी 75 बार घूमते हैं, डोके जी 75 बार घूमते हैं। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा IUPAC वगैरह वाली बातें हो जाएगी, तो IUPAC वाली सारी बातें हम आखिरी में कर लेंगे, डोंट वरी। जब हमारा सारा लेक्चर खत्म हो जाएगा तो हम IUPAC कर लेंगे, या तुम किसी भी टीचर का IUPAC का 1 शॉट जाके देख सकते हो, क्योंकि यार IUPAC तो वैसे ही होगा। फिलहाल हम ऑर्गेनिक इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि मैं ऑर्गेनिक तुम्हें इजी लैंग्वेज में डिलीवर कर सकूँ। ओके, तो ठीक है, IUPAC वाला देख लेना, और देखने के बाद यहाँ वाला क्वेश्चन बहुत कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ठीक है। अब यहाँ से IUPAC खत्म हो जाती है और अब यहाँ से एकदम ओरिजिनल वाला पार्ट शुरू होता है। और ओरिजिनल वाले पार्ट का सबसे पहला पार्ट है क्या, प्रिपरेशन। अब यहाँ से यार आंखें खोल के पढ़ो, यहाँ से आंखें खोल के पढ़ो। क्या बात करते हो भैया, पहले भी ऐसे ही पढ़ रहे थे ध्यान से, तो ठीक है ना, और ध्यान से पढ़ो। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर मेन सोर्स ऑफ एल्केन। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, एल्केन का मेन सोर्स है। अब यार एल्केन, अब यहाँ से चीज़ें शुरू होती है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, टीचर जो होते हैं यहाँ से पढ़ाना शुरू करते हैं, तो हम भी पढ़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ से देखना चीज़ें तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगी, क्या है, क्योंकि यहाँ से रिएक्शन में यही सवाल आता है। ओके, ठीक है। डाई हाइड्रोजन गैस एड टू एल्कीन। ठीक है, एक सेकंड बाद देखो, एक सेकंड देखना जरा, इसको हटा देते हैं। ओके, अब यार हमारे पास क्या है, एल्काइन है, एल्काइन है। अब एल्काइन से हम इसमें एक हाइड्रोजन, मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया हमने, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, C डबल बॉन्ड C, एल्कीन बन गया। अब यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन और जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कीन। कैसे कह रहे हो भैया, क्या बन जाएगा, हम तो पहली बार पढ़ने को समझ ही नहीं आ रहा है। तो ठीक है भैया, जो एल्काइन था उसका फार्मूला क्या था, CnH2n-2। ओके ओके ओके, एल्कीन का फार्मूला था CnH2n। उसके बाद एल्केन का फार्मूला क्या था, CnH2n+2। अल्टीमेट आ रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन का ही तो अंतर आ रहा है। अगर हम एल्काइन में 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो एल्कीन बनेगा, और एल्कीन में 2 हाइड्रोजन बनेगा तो एल्कीन बनेगा। हाँ भैया, बात तुम सही कह रहे हो, तो जोड़ेंगे कैसे ना, जोड़ने के प्रोसेस को ही बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। ओके, हाइड्रोजन जोड़ना है, हाइड्रोजिनेशन। डाइहाइड्रोजन गैस adds to alkene and alkyne in presence of
फाइनली डिवाइड कैटालिस्ट, मतलब फाइनली डिवाइड मतलब बहुत चूर चूर कर दिया, मतलब पीस दिया, ठीक है ना। उसके बाद और इसका नाम क्या है, प्लैटिनम पैलेडियम लिकिन, लेकिन नहीं निकिल, ठीक है ना। अब क्या, PTPDNi लिखा क्या होगा, PTPDNi। अगर एल्केन में PTPDNi की रिएक्शन कराते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। अब यहाँ पे होता क्या भैया, these metals absorb dihydrogen gas on their surface and activate the hydrogen bond। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को एक्टिवेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। इसके बाद प्लैटिनम एंड पैलेडियम कैटालाइज द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से एग्जाम में सर्सन पूछा जा सकता है। जो हमारे भैया PTPD कैटालिस्ट होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे तो काम कर जाते हैं, लेकिन जो निकिल होता है इसे हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। भैया तुमने तो कहा था याद करा दोगे ना, तो हाँ याद अभी भी करा देंगे। ऐसे क्या लिखा है, PTPD, PTPD जो होते हैं रूम में पड़े पड़े ही, कैसे, रूम में पड़े पड़े ही रिएक्शन कराना चाहते हैं। अब पड़े पड़े रहेंगे तो भैया रिएक्शन तो रूम टेम्परेचर पे ही होगी। लेकिन जो निकिल है वो घर से निकलता है बाहर और थोड़े माहौल में जाता है, थोड़े गर्मी में जाता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर वहाँ जाकर रिएक्शन करता है। निकिल निकल के रिएक्शन करता है और PTPD पड़े पड़े रिएक्शन करते हैं। ठीक है भैया, बता तो एकदम मस्त तरीका दिए हो, हाँ तो मस्त तरीका, तो आगे देखो। अब एथेन है, क्या है, एथेन है, PTPDNi H2 के साथ रिएक्शन किया और यहाँ पे प्रोपेन बन गया। एक सेकेंड, ये प्रोपेन नहीं लिखा है, ये एथेन लिखा है, NCERT की थोड़ी सी गलती हो गई है, ये प्रोपेन नहीं है, दिस एथेन, दिस इज एथेन। NCERT में थोड़ी सी गलती हो गई क्योंकि 2 कार्बन तो एथ होता है, ओके भैया, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा भैया डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, मतलब भगा देना है, एक बॉन्ड घटा देना है। जहाँ पे भैया PTPDNi दिख जाए, जहाँ पर पता पड़े, जहाँ पे पता पड़े कि निकिल आ गया है, पता पड़ा कि निकिल आ गया है, एक डबल बॉन्ड भाग गया। और किसका डबल बॉन्ड भागा भैया, कार्बन कार्बन का। अब ये नहीं तुम कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड भगा दे रहे हो। अब ऐसे प्रोपेन था, प्रोपेन था भैया, यहाँ वाला डबल बॉन्ड भाग जाएगा, तुम तो बताए थे, ओके। अब इसे प्रोपाइन है, प्रोपाइन है, अब क्या होगा, यहाँ भी भाग जाएगा ना भैया। लेकिन यार हम तो एल्कीन का बताए थे। नहीं भैया तुम क्या बात करते हो, पहले ट्रिपल बॉन्ड से भागेगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर डबल बॉन्ड से भागेगा तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अब एक गजब, तुम तो पकड़ने लगे हो, हाँ भैया बहुत सही, अच्छा पढ़ा रहे हो, ओके आगे बढ़ते हैं यार। अब हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना सीख लिया है। क्या करना है, पता पड़ना कि निकिल आ गया तो भाग जा भाई, भाग जा, नहीं कूटा जाएगा। आगे जैसे अब फ्रॉम एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड से क्या है, एल्किल हैलाइड एक्सेप्ट फ्लोराइड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एल्किल हैलाइड एक्सेप्ट फ्लोराइड ऑन रिडक्शन विथ जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोकार्बन क्या करता है, एल्केन्स बना देता है। एल्किल हैलाइड जैसे अब यहाँ पे क्या हो गया, आर एक्स जेडन और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, जेडन और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में क्या करेगा, तुम्हारा बना देगा RH, मतलब एल्कीन बना देगा। यार यक्स क्या हो सकता है तुम्हारा, यक्स हो सकता है कल बाहर आई क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, लेकिन फ्लोरीन नहीं होगा, लेकिन फ्लोरीन नहीं होगा। जिंक चचा की इतनी औकात नहीं है, जिंक चचा की इतनी औकात नहीं है कि फ्लोरीन को बाहर कर दें। तो ठीक है भैया, अब यहाँ पे CH3Cl हुआ और यहाँ पे CH4Cl हो गया। NCERT में फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी यार, यहाँ पे CH3 लिखा है, टाइपिंग एरर है, उसकी दिक्कत नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये क्लोरोमेथेन लिखा है, क्या है, क्लोरोमेथेन लिखा है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, ओके आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यार आगे क्या लिखा है, भैया तुमने बताया है थोड़ी देर पहले ही तो बताया था कि क्लोरीन हो ब्रोमीन हो सबको बाहर कर दो, तो ठीक है ना बाहर करो। यहाँ पे ये लिखा है, बाहर किया, एथेन बन गया। अब प्रोपेन है तो प्रोपेन बन गया। अब ये यार जाहिर सी बात है, हमें सिर्फ प्रोसेस याद करना है, हमें मेन वाला पैटर्न याद करना है कि मेन वाली बात क्या थी, मतलब RX से RH बन जाएगा, बस यक्स की जगह क्या हो, कल बाहर आई हो वो, ओके ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरा क्या हो सकता है यार, दूसरा हो गया वुड्स रिएक्शन, क्या हो गया, वुड्स रिएक्शन।
तो वुड जैक्सन क्या होगा, वुड जैक्सन सवाल देखो नीट 2020 में आया है, 2018 में आया है, पहले की बातें हमने नहीं की है, हमने रिसेंट ईयर लिखा है। एल्किल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर, सॉरी ड्राई इथरल, इथरल क्यों लिख दिया भैया, ड्राई ईथर जो कि फ्री फ्रॉम मॉइस्चराइजर हो, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर हो, मॉइस्चर से फ्री हो, सोल्यूशन गिव हायर एल्किन, हायर एल्किन बना देता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड रिएक्शन। ओके, and is used for preparation of higher alkanes containing even number of carbon carbon bond। तो यहाँ पे थोड़ा सा देना है क्या, ध्यान, ध्यान। तो यार एक बात ध्यान दो पहले, यार भैया तुम ड्राई ईथर ही क्या कह रहे हो, हमारे पास तो वेट ईथर है, हम वेट ईथर लेंगे। अबे जैसे ही तुमने वेट ईथर लिया तो ये मतलब आर एक्स से आर ओ एच बना देगा, क्या बना देगा, आर ओ एच, मतलब वेट हो गया तो मतलब यहाँ पे H2O भी जुड़ जाएगा, तो अपना आर ओ एच बन जाएगा, साथ में एच एक्स बन जाएगा। इसीलिए हम वेट ईथर नहीं लेते हैं, हम क्या लेते हैं, ड्राई ईथर। तो पहली बार ड्राई ईथर ही लेना है। अब यार दूसरी बात कि इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन बनता है, क्या बनता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन। तो यार इवन नंबर वाली कार्बन की क्या बात हो गई, यार बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्या होता है, आर एक्स हुआ, अब रिजेंट का भी छोड़ दो, तो यहाँ पे बना यक्स बाहर हो गया अपना, आर आर बन गया, आर आर बन गया, मतलब फ्री रेडिकल के द्वारा यहाँ पे वही अपना दो ठो आर, मतलब जिसको लोगे वही दो बार आपस में जुड़ जाएगा। लेकिन अब अगर तुमने अलग अलग ले लिया, अब तुमने अलग अलग ले लिया, जैसे तुमने CH3 लिया, CH3Br लिया, ये क्या बन गया, CH3 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 CH3, तो यहाँ पे बन गया एथेन, यहाँ पे बन गया इथेन। ओके, लेकिन अब अगर तुम CH3Br ले लिए, क्या ले लिए, CH3Br ले लिए, और साथ में C2H5Br ले लिए, साथ में C2H5Br ले लिए, तो क्या हो गया, एक बार तो CH3 आपस में जुड़ेगा, ओके भैया, और साथ में क्या जुड़ेगा, एक बार C2H5 जुड़ेगा, मतलब ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है भैया, एक बार बन जाएगा CH3 C2H5। अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे तीन तीन प्रोडक्ट बन गए, हमारे पास यहाँ पे तीन तीन प्रोडक्ट बन गए। ये तो गंदी बात है ना, मतलब गंदी बात तो कुछ नहीं है यार, लेकिन यहाँ पे जो हमें मिलने वाला था, जो हमारा प्रोडक्ट मिलने वाला था, वो प्रोडक्ट अच्छे से ना मिला, उसमें मिक्सचर मिल गए, और मिक्सचर मिल गए तो यार इसको हम प्रेफर नहीं करेंगे। हाँ, इवन कार्बन के लिए ये बहुत अच्छा है। अब देखो यार, ऐसे ही हम C2H5Br लिए, जहाँ पे बन गया ब्यूटेन वाला, समझ आ गई बात। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ टू डिफरेंट एल्किल हैलाइड आर टेकन। तो हमने देख ही लिया भैया कि टू डिफरेंट एल्किल हैलाइड ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देख लिया। तो आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया ना वाला, ठीक है। अगला, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करते हैं, हमारा एक डिकार्बोक्सिलेशन होता है और दूसरा कोल्बे मेथड होता है, एक डिकार्बोक्सिलेशन होता है, दूसरा कोल्बे मेथड होता है। सोडियम साल्ट ऑफ ड्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब सोडियम साल्ट, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम गिव एल्केन्स कंटेनिंग वन कार्बन लेस। वुड रिएक्शन क्या करती थी, वो कार्बन बढ़ा देती थी, सोडा लाइम वाली रिएक्शन वन कार्बन लेस, मतलब कार्बन घटा देती है, कार्बन घटा देती है। ठीक है भैया, आगे देखते हैं क्या लिखा, इसीलिए कार्बन घटा देती है, डिक्रीज कर देती है, इसीलिए बोलते हैं इसे डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब CO2 बढ़ उड़ जाता है। तो अभी हम लिखा है CH3COONA, इसकी रिएक्शन NaOH से कराया, ये MaOH नहीं है, NaOH है, इससे रिएक्शन कराया CaO के प्रेजेंस में, CaO के प्रेजेंस में, यहाँ बन गया CH4 प्लस Na2CO3। मतलब क्या है, जहाँ भी डिकार्बोक्सिलेशन आया, मतलब CaO प्लस NaOH सोडा लाइम, CaOH प्लस NaOH सोडा लाइम आया, यहाँ पे CO2 उड़ा देना है, CO2 बना उड़ा देना है, और तुम्हें एक कार्बन घटा के एल्केन बना देना है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, ध्यान देना, यहाँ पे मीथेन चचा बन रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कि बताओ कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जहाँ से मीथेन बनाया जा सकता है। तो पहला तरीका ये हो गया डिकार्बोक्सिलेशन वाला। वुड रिएक्शन से बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपस में जुड़ के आर बनाता है। जैसे देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे मीथेन लिखा है लेकिन ये एथेन है, तो इन्होंने थोड़ा सा गलती कर दी है, जिससे हम CH3 कर दिए। अब देखो यार, यहाँ पे भी मीथेन वाले से तरीके से बन गया था। ओके,
अगला आ गया, अब लिखा है यहाँ पे एक सवाल है, सोडियम साल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। अब यार क्या कह रहा है, तुम क्या कह रहे हो, हम इसका आंसर कैसे लाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, तो ये क्या कह रहा है, NaOH और CaO से रिएक्शन करा रहा है, मतलब सोडा लाइम से रिएक्शन करा रहा है। सोडा लाइम में एक कार्बन तो घट जाता है, हमें बनाना है प्रोपेन, तो हमें लेना क्या होगा, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का क्या लेना है, ब्यूटेन लोगे, ब्यूटेनोइक एसिड लोगे। तो ब्यूटेनोइक एसिड क्या लोगे, जैसे Ca लिखा है CH3 CH2 CH2 COO, यानी आगे बात समझ, ये वाला सवाल समझ आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखा है कोल्बी इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। क्या लिखा है, कोल्बी इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोल्बी इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जो है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम साल्ट जो है एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनका इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, कोई मतलब नहीं है, वहाँ मत पढ़ो, वहाँ से कोई मतलब नहीं है। एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम एट एनोड। एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब यहाँ से भी मीथेन नहीं बनने वाला है, यहाँ से भी मीथेन बनने वाला नहीं है। तो कार्बन एटम एट एनोड CH3 यानी प्लस H2O, इससे हमने रिएक्शन कराई। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये किसकी रिएक्शन चल रही है, ये रिएक्शन चल रही है हमारी, ये रिएक्शन चल रही है हमारी एनोड पे। कहाँ पे चल रही है, एनोड पे। एनोड पे क्या हो गया भैया, एनोड पे ये था तो हमारा CH3 यहाँ पे तुम R वर्ड पकड़ लो और सब कुछ छोड़ दो, तो एनोड पे R2 बन जाएगा, एनोड पे R2 बन जाएगा, एनोड पे R2 बन जाएगा, साथ में CO2 गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और NOH बन जाएगा, ये एनोड था। ओके 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 ओके, अब देखो जो रिएक्शन होती है कौन सा पाथ फॉलो करती है, हमें खैर चीज मतलब तो है नहीं, एक बार हम देख लेते हैं। हमारा ये है और हमारा प्रोडक्ट बन गया R2, हमारा प्रोडक्ट बन गया R2। तो रिएक्शन जो होती है ऐसा पाथ फॉलो करती है। तो हमारा एनोड पे क्या होता है, एनोड पे हमारा जो होता है, एनोड पे हमारा स्टेट फ्री रेडिकल बनता है और मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे समझ लो कि ये जो पाथ है, ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमारा फ्री रेडिकल के थ्रू जाती है। तो यहाँ लिख लो, ये रिएक्शन जो है फ्री रेडिकल के थ्रू जाती है। हमें अल्टीमेट क्या याद करना है कि कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस में, कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस में R2 बनता है और रिएक्शन फ्री रेडिकल के पाथ से जाती है, फ्री रेडिकल के पाथ से जाती है। बाकी सारी चीज़ें पंचायत है, बाकी सारी चीज़ें पंचायत है। एक्स्ट्रा याद करना चाहते हो, देख लो यार, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और एनोड पे कार्बन वाले कंपाउंड बनते हैं, एनोड पे कार्बन वाले कंपाउंड बनते हैं और कैथोड मतलब कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ऐसे याद करो, जो एनोड है वो एनोड जो है काला है, एनोड है भैया काला और कैथोड है भैया हरा, एनोड है भैया काला और कैथोड है हरा। एक एक बार का दोनों में आ रहा है, काला मतलब यार कार्बन वाला और हरा मतलब हाइड्रोजन वाला। याद हो गया, याद हो गया। अब यार यहाँ पे एक सवाल लिखा है, सवाल क्या लिखा है, सवाल क्या लिखा है, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड वाई। एसर्शन रीजन बनेगा, एसर्शन बनेगा एनोड मतलब कि ये जो है कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस से हम मीथेन नहीं बना सकते। रीजन तुम क्या बनाओगे, रीजन तुम क्या बताओगे, रीजन बताओगे कि ये फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन है, ये फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन है और यहाँ पे आर आर मिलके इवन कार्बन वाला बना देते हैं, ठीक है, और मीथेन तुम्हारा 8 कार्बन है। यार यहाँ पे बस इतना था, इतना था। और फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाती है आखिरी में। अल्टीमेट में अभी तुम्हें एक पेज की नोट दूंगा। ये वाली जो तुम्हें नोट दिख रही है, ये वाली जो तुम्हें नोट दिख रही है, ये वाली नोट तुम जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। ये नोट्स टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना। जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोकार्बन लिखा है, तो हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन हमने सारी के सारी प्रिपरेशन वाले तरीके साथ में लिख दिए हैं। जैसे हाइड्रोजनेशन वाला, ये निकिल पट्टा पड़ा वाला और फिर एल्किल हैलाइड वाला सब कुछ लिख दिया है, किस लिए क्या कैसे सब कुछ लिख दिया है। इसे हमें जाके ऐसे ऐसे करते चले जाना है, मतलब ऐसे ऐसे कर लोगे तो ये तुम्हें ईजी पड़ जाएगा। सारी नोट टेलीग्राम पे पड़ी है। तो जो हमारा हाइड्रोकार्बन है तुम कभी भी रिवाइज करना चाहोगे, हाइड्रोकार्बन तुम्हारा एक पेज में, मतलब एक पेज में, इसको दोनों को मिला लो एक ही पेज है तुम्हारा, एक पेज में इजीली हो जाएगा। तो ऐसे करके टेलीग्राम पर मैंने नोट्स पढ़ा है और बाकी फ्री मेंटर से अवेलेबल भी है, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो यार मतलब टेलीग्राम वाला जाके 1 पेज वाला नोट डाउनलोड कर लेना, तो वहाँ से रिवाइज करते जाना, एक बार यहाँ से कॉन्सेप्ट बना लेना है। और जो टेलीग्राम वाला नोट्स है वो सफिशियंट है एक पेज का, उसी से क्वेश्चन आने हैं।
अब आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या भैया, एल्केन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज द कोवेलेंट नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ड्यू टू वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना, मतलब क्या लिखता है ये असर्शन बन सकता है, हम फिर से पढ़ते हैं। एल्केन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल है भैया, बिकॉज इनके पास कार्बन कार्बन जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन जो होता है वो भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत कम डिफरेंस होता है। ठीक है ना, बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन एटम, इसीलिए बहुत कम रिएक्शन करते हैं। दे पजेज वीक वांडर वाल फोर्सेस, ड्यू टू वीक फोर्सेस द फर्स्ट फोर मॉलिक्यूल C1 से C4 आर गैसेस। वेरी इंपॉर्टेंट यार, जेई मेंस में यहाँ सवाल आया है, जो तुम्हारा C1 से C4 है, जो हमारा C1 से C4 है ये क्या है, गैस है। C1 से C4 जो है गैस है, और C5 से C17 जो है वो हमारा लिक्विड है। C5 से C17 जो हमारा है वो लिक्विड है, और C17 के जो हायर हैं मतलब C18 से लेके आगे वाले वो सब जो हमारे सॉलिड है। ये जेईई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, C5 to C17 आर लिक्विड कंटेन 18 कार्बन वाले जो होंगे, अब ये हो गया 18 से ऊपर वाले सॉलिड। ओके, दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। अब यहाँ पे हमें सोचना है ही नहीं। पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल। ओके भैया, अब यहाँ से कोई मतलब नहीं है। आगे देखो क्या लिखा है। ओके, इट इज जनरली ऑब्जर्व इन रिलेशन सोल्युबिलिटी सब्सटेंस। अब यार ये तो पता ही है, नहीं पता तो अब जान लो कि जो तुम्हारा पोलर सब्सटेंस है वो सोल्यूबल होता है पोलर में, नॉन पोलर सोल्यूबल होता है नॉन पोलर में। इसी को बोलते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। इसी को क्या बोलते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है भैया, आगे क्या बात आ गई बॉइलिंग पॉइंट की। यार थोड़ी देर पहले बोला था ना, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, वही लिखा है आगे, देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट एल्केन जो होता है आगे टेबल में दिया था, हम देख लेंगे। ठीक है ना, विच इज क्लियर देयर इज स्टडी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विथ इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास। आज की बात है भैया, इतिहास गवाह है कि मॉलिकुलर वेट जो है बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। This is due to the fact intermolecular van der Waals forces increase the molecular size, the surface area of molecule. You can make an interesting observation. एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं, टेबल को देख के अभी वो ऑब्जर्वेशन हम बना लेंगे, तो अभी यहाँ से नहीं देखते हैं। तो अब आओ इस वाले टेबल को देख लें, टेबल क्या कह रही है। पहले तो देखो मॉल जैसे मीथेन एथेन प्रोपेन बीच में यहाँ पे ब्रांचिंग वगैरह वही डाला है, तो ऐसे करके नीचे आने पे मॉलिकुलर वेट बढ़ रहा है, नीचे आने पे मॉलिकुलर वेट बढ़ रहा है। तो तुम देखोगे कि नीचे आने पे बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। नीचे आने पे मेल्टिंग पॉइंट में एक अलग ऑर्डर देखने को मिल रहा है। कैसे भैया, घटा बढ़ा घटा बढ़ा घटा बढ़ा घटा बढ़ा। यार यहाँ से क्या देखना है कि जो तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट है ऑड कार्बन के लिए कम होता है, ऑड के लिए लेस होता है, ऑड के लिए लेस होता है, और इवन के लिए हाई होता है, इवन के लिए हाई होता है। मतलब जो ऑड कार्बन है उनका कम है, इवन कार्बन का हाई, ऑड का फिर से कम, इवन का फिर से हाई, ऑड का फिर से कम, इवन का फिर से हाई। आई बात समझ भाई, आई बात समझ। और जो बॉइलिंग पॉइंट है मॉलिकुलर वेट के साथ बढ़ता चला जा रहा है, मॉलिकुलर वेट के साथ बढ़ता चला जा रहा है। देखो लेकिन एक बात, जब सेम की बात करने लगे, जैसे यहाँ से लेके C5H10 ही है, यहाँ से लेके C5H10 की ही बात चल रही है, C5H10 की बात चल रही है, तीनों C5H10 है, मतलब इसके अलग अलग आइसोमर है। तो यार यहाँ पे एक बात देखो कि जो तुम्हारा नीचे आने पे क्या ब्रांचिंग बढ़ने के साथ, यहाँ पे देखो ब्रांचिंग बढ़ रही है, ब्रांचिंग बढ़ने के साथ तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है, और मेल्टिंग पॉइंट में एक अलग चीज़ देखा जा रहा है, कि जो तुम्हारा ये C2 मतलब C5H10 का 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेप्शनली हाई होता है।
क्यों यार, क्यों भैया? क्योंकि यार ये बनता है ऐसे, ऐसे बना दो ना, ठीक है। अब देखो ये हो गया 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तुम किसी का जाके आईयूपीएसी वाला लेक्चर एक बार देख लेना, मैंने पहले भी बोला था कि आईयूपीएसी आइसोमरिज्म किसी से देख लेना, और आखिरी में तो हम कर ही लेंगे, तो उससे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ओके, किसी का भी वन शॉट देख लो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ क्वेश्चन आते नहीं है। तो ये देखो यार इसकी सिमेट्री जो है, हर तरफ एक एक कार्बन, एक अलग लेवल की सिमेट्री पाई जाती है। तो इसका जो मतलब मेल्टिंग पॉइंट होता है एक अलग ही लेवल का होता है, बहुत अच्छा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो इतना ध्यान देना। यहाँ से सवाल एक और पूछा जा सकता है, इसके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस बहुत कम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, जब आएगा एग्जाम में तो बहुत कम लोग ही कर पाएंगे। ओके, अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। एज ऑलरेडी मेंशन, एल्केन आर जनरली इनर्ट। ठीक है, तुम्हारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, अब आगे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात। तो यार सवाल कहाँ से आएगा, पहले ही बताया, प्रोपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। थोड़े बहुत सवाल कहीं कहीं यूजेज से आ जाएंगे, तो इतनी ही बात समझ आ गई। और तुम्हें एक बार यहाँ समझ लेना है, एक दो बार एनसीईआरटी समझ लो, एसेसमेंट दिन कहाँ से आएंगे। उसके बाद जो हमारी 1 पेज नोट्स है वो जाकर टेलीग्राम से आराम से कर लो, और एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो, हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ते जाने हैं, जो हमने बता दिए वो लिखते जाना है, ठीक है। और देखो एक बार में तो भैया आता नहीं है, 2-3 बार करना होगा, 2-3 बार पढ़ना होगा, तब जाके बनेगा। आई बात समझ, हम घुट्टी थोड़ी ना पिला रहे हैं भैया कोई। अब देखो यार पहली जो रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या मतलब भैया? यार पहली बार सुन रहा हूँ, मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। तो जब यार मैंने पहली बार सुना सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, तो मैं समझ नहीं पाया, तो मैंने बोला सरका देना। सब्स्टिट्यूशन मतलब सरका देना। एक कुछ था किसी के साथ, उसको खसका दिया, अपनी जगह से खसका दिया और किसी और को लगा दिया। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सरका देना, अपनी जगह पे किसी और को लगा देना। ओके, ठीक है भैया। 1 or more hydrogen atoms of alkanes कैन बी रिप्लेस, वही मतलब रिप्लेस करना, सरका दिया, हमारे यहाँ बोलते हैं सरका दिया। क्या किया? सरका दिया, मतलब खसका दिया अपनी जगह से। अब यहाँ पे कौन कौन सा सब्स्टिट्यूशन देखने हो सकता है? नाइट्रो ग्रुप का, सल्फोनिक ग्रुप का, एसिडिक ग्रुप का, मतलब दोनों एसिडिक हो गए, ठीक है। आगे हाइलोजन, मतलब हाइलोजिनेशन टेक्स प्लेस आइदर एट हायर टेम्परेचर, मतलब हाइलोजिनेशन जो होता है थोड़े ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है, और इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। अब या तो टेम्परेचर बढ़ा दिया, सनलाइट डाल दो। लोअर एल्केन्स डू नॉट अंडरगो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान देना, ध्यान देना। लोअर एल्केन जो है वो अंडरगो नाइट्रेशन और सल्फोनेशन नहीं जाएंगे। यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं तुम्हारे एग्जाम में? यहाँ सवाल बनते हैं कि तुम्हें दे देगा, बोल देगा इसमें से कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं है। अब अगर तुम्हें ये लाइन याद है, ये लाइन याद है कि तुम्हारा नाइट्रो एल्केन और ये वाला जो है, ये मतलब लोअर जो एल्केन होते हैं वो नाइट्रोजन और सल्फोनेशन में नहीं जाते हैं, तुम्हें याद हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक वीडियो और के बाद एक वीडियो और आएगा, उसमें खत्म हो जाएगा उसके बाद हमारा चैप्टर। तो फिर क्या होगा, फिर हम नीट के पीवाईक्यू और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर तुम्हारा चैप्टर कंफर्म हो जाएगा। तब तक तुम इसे 2 बार पढ़ो। ओके, आगे बढ़ते। दीज रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एल्केन आर सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जहाँ पे इन्हें खसका दिया जाता है, सरका दिया जाता है, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला रिएक्शन है हैलोजिनेशन रिएक्शन। पहले रिएक्शन कौन सा? हैलोजिनेशन। ठीक भैया, अब क्या हुआ यार, ये लोग पता नहीं क्या कर देते, हर जगह नंबर में गड़बड़ी कर दिए हैं। तो CH4 है, CH4 जो है, CH4 पे एक Cl लगा, H2 डाला। अब यहाँ पे आया तो टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो सूर्य दिखा दे, अब सनलाइट दिखा दे, तो CH3Cl हो गया। और ज़्यादा क्लोरीन है तो पहले CH2Cl2 बन जाएगा, फिर और ज़्यादा क्लोरीन है तो CHCl3 बन जाएगा, और ज़्यादा क्लोरीन है तो CCl4 बन जाएगा। सवाल यहाँ से कैसे बनते हैं? सवाल यहाँ से बनता है कि बताओ मीथेन की जो रिएक्शन है इसका हमने क्लोरीनेशन कराया, मोनोक्लोरीनेशन कराया, बताओ कितने कंपाउंड बनेंगे? ब्यूटेन है, ब्यूटेन का हमने मोनोक्लोरीनेशन कराया, क्या कराया? मोनोक्लोरीनेशन कराया, बताओ कितने कंपाउंड बनेंगे? तो इसका जब हम क्वेश्चन कराएंगे, इसका जब हम क्वेश्चन कराएंगे परसों, ठीक है ना, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो तुम एक बात ध्यान देना, तुम कहीं से जाके आइसोमेरिज्म का और आईयूपीएसी का किसी भी टीचर से वन शॉट कर लेना, किसी भी टीचर से वन शॉट कर लेना, तो इजी हो जाएगा, क्योंकि थोड़े से वर्डिंग वहाँ पे यूज होंगे। तो अगले मतलब जब परसों क्वेश्चन कराएंगे तो
आइसोमेरिज्म और IUPAC का वन शॉट कर लेना। ठीक है भैया, ओके। तो ये समझ आ गया, ये रिएक्शन ध्यान दे देना। हाइड्रोजन खसकाया, क्लोरीन लगाया, हाइड्रोजन खसकाया, क्लोरीन लगाया, हाइड्रोजन खसकाया, क्लोरीन लगाया। अब बताओ ये एक्सेस में है। अब यार यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है। हमारे पास एक सिचुएशन ये हो कि हमें CH3Cl ज़्यादा बनाना है, एक सिचुएशन हो सकती है हमें CCl4 ज़्यादा बनाना है। जब हमें CH3Cl ज़्यादा बनाना है तो हम क्या करेंगे, मीथेन को हम लेंगे बहुत ज़्यादा, क्लोरीन को लेंगे बहुत कम, यही बन के रिएक्शन रुक जाएगी। जब हमें CCl4 बनाना है तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन को लेंगे बहुत ज़्यादा, मीथेन को लेंगे बहुत कम, तो हमारा ये रिएक्शन हो जाएगा। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज़ हम ज़्यादा ले रहे हैं उससे हमारा CH3 मतलब हम उस लेवल का कंपाउंड जाके बना लेते हैं। तो यहाँ तक बात समझ आई भाई? तो ठीक है, अब यहाँ पे जेई से सवाल आया है। देखो जेई से सवाल आया है, हमने क्या किया, एथेन पे हमने क्लोरीन की रिएक्शन कराई, ये बन गया। ठीक है ना। अब आगे देखो, यहाँ पे थोड़ी सी बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं। इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन एल्केन विथ हेलोजन इज ये और रिप्लेसमेंट ऑफ एल्केन ये। क्या कह रहे हो भैया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो ध्यान से समझो। अब यार यहाँ पे जो रिएक्शन का रेट होगा दो बातों पर डिपेंड करेगा कि जो हमारा क्लोरीन या फ्लोरीन या ब्रोमीन या जो भी है वो इसके साथ जुड़ के कितना स्ट्रांग मतलब कितना अच्छे से रिएक्शन कर लेता है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो हमारा रिएक्शन निकल रहा है यहाँ पे बनेगा फ्री रेडिकल। क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। यहाँ पे बनेगा फ्री रेडिकल, सनलाइट में बनता है फ्री रेडिकल। तो हमने यार जब फ्री रेडिकल पढ़ा था GOC वाले पॉइंट में, तो हमने देखा था फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो अब वही बात यहाँ पे लिखी है कि द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन्स इज 3:1। कुछ अलग लिखा है क्या? नहीं तो लिखा है ना, वही बात हो गई कि फ्री रेडिकल बनता है तो अब 3:1 हो जाएगा। अब भैया देखो, अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे हमारा ये वाला ग्रुप बल्कि होता जाता है रिएक्शन उतनी धीमी होती जाती है। समझ लो कि फ्लोरीन की रिएक्शन और अच्छी होगी क्लोरीन से, फिर ब्रोमीन से, फिर आयोडीन से। लेकिन नहीं है, एक्स्ट्रा वाला पॉइंट है। यार फ्लोरिनेशन जब कराते हैं भैया, इतना भयानक इतना तेज रिएक्शन हो जाती है कि होता क्या है कि अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे रिएक्शन को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ से तो क्वेश्चन आया नहीं है जेईई मेंस में, क्वेश्चन यहाँ से आया है एग्जाम में। जो आयोडिनेशन होता है तुम्हारा इतना धीमा होता है कि रिवर्सिबल हो जाता है। क्या हो जाता है? रिवर्सिबल। अब हम क्या करते हैं, ये रिवर्सिबल ना हो इसके लिए हम इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, जैसे HNO3 और HIO3। यहाँ से एम्स में सवाल आया है एसर्शन रीजन का, यहाँ से एम्स में सवाल आया है एसर्शन रीजन का, और जेईई में से भी सवाल आया है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, CH4 और I2 बन के CH3I2HI बना देंगे, लेकिन ये रिएक्शन है धीमी, जाएगी लौट। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, HiO3 और 5HI डाल दिया, मतलब HiO3 और HI डाल दिया, तो I2 अलग से बन गया। तो ये जो HI था इतने बना लिया I2 और वाटर। तो अब ये रिएक्शन पीछे लौटेगी ही नहीं, क्योंकि तुमने LCP पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? LCP। तो LCP से पता है कि जब एक चीज निकल जाता है तो उधर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। अगला, हेलोजिनेशन इज सपोज टू प्रोवाइड मतलब प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल। अच्छा भी हमने पहले ही बताया था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से एक्सीड करती है। तो अब यहाँ पे 3 स्टेप होते हैं, जहाँ पे फ्री रेडिकल होता है वहाँ पे 3 स्टेप होता है, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। तो लेकिन यार हम तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, मैकेनिज्म ज़्यादा ज़रूरी होता ही नहीं है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ पहचानना है। सवाल आता है कैसे नीट में, सवाल आता है, पूछता है, बोलता है इनिशिएशन कौन सा है, प्रोपेगेशन कौन सा है, और साथ में टर्मिनेशन रिएक्शन कौन सी है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा पॉइंट याद कर लो, जिससे तुम्हारे सारे के सारे सवाल निकल जाएंगे। और मैंने भी यही किया था, बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, हमें सही चीज़ें बहुत बार पढ़ने की ज़रूरत है। तो अब देखो, जिधर रिएक्टेंट साइड में फ्री रेडिकल नहीं है, प्रोडक्ट साइड में फ्री रेडिकल है, वो है इनिशिएशन। मतलब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन इनिशिएट हो रहा है, रिएक्टेंट में नहीं है, प्रोडक्ट में है, इनिशिएशन। अब जिधर फ्री रेडिकल दोनों तरफ है,
उसे बोलेंगे प्रोपेगेशन। दोनों तरफ है प्रोपेगेशन, दोनों तरफ है प्रोपेगेशन। अब जिधर देखो, जिधर क्या है, जिधर फ्री रेडिकल जो हमारा था, जिधर हमारा फ्री रेडिकल था, पहले रिएक्टेंट साइड तो है लेकिन प्रोडक्ट साइड नहीं है, इसे बोलेंगे टर्मिनेशन। बस इतना ही हमें याद रखना है। सवाल आएगा, बोलेगा कौन सा मतलब कि इनिशिएशन स्टेप है, कौन सा प्रोपेगेशन है, कौन सा टर्मिनेशन है। बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेशन स्टेप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोपेगेशन स्टेप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशिएशन स्टेप। तो क्या करना है, इनिशिएशन में रिएक्टेंट साइड नहीं होगा, इनिशिएशन में रिएक्टेंट साइड नहीं होगा, प्रोडक्ट साइड आ जाएगा। प्रोपेगेशन में क्या है, दोनों साइड रहेगा, इधर साइड भी इधर साइड, दोनों साइड रहेगा प्रोपेगेशन। टर्मिनेशन प्रोडक्ट साइड रहेगा, रिएक्टेंट साइड नहीं रहेगा। तो बस इतनी सी बात है, इतना करके हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो पहली रिएक्शन तो हमारी थी सब्स्टिट्यूशन, दूसरी रिएक्शन है हमारी कंबसन। पहली रिएक्शन थी सब्स्टिट्यूशन और दूसरी रिएक्शन थी कंबसन मतलब जलना। J 2020 में सवाल आया है। यहाँ का जो सवाल होता है मोल कॉन्सेप्ट ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू यहाँ पे। एल्केन ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और डाई ऑक्सीजन प्रेजेंस में जल जाता है, और होता क्या है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। अब हीट रिलीज होती है तो मतलब यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। यहाँ पे याद भी करने की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन ध्यान रखना है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना यूज होता है, 3n + 1/2 ऑक्सीजन इतना यूज होता है, NCO2 और n+1 H2O बन जाता है। तो तुम्हें करना क्या होगा, इस सवाल की जो ट्रिक है, तुम जितने भी कार्बन हो उतने CO2 बना दो, जितने कार्बन हो उतने CO2 बना दो, जितने हाइड्रोजन हो उतने मतलब उस हिसाब से वाटर बना दो, और सारे ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड कर लो और उसको लिख दो, यहाँ पे लिख दो। तो ये वाला तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा इजी पड़ जाएगा एज कम्पेयर टू ये फार्मूला याद करना। बाकी फार्मूला भी याद कर सकते हो और ये वाला तरीका याद रखना है। और यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो रिएक्शन है कैसे होती है, एक्सोथर्मिक। लिखा क्या है भैया, लिखा क्या है देखो, ड्यू टू द इवैल्यूएशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग कंबशन एल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल। अब असर्शनिज्म बनेगा, असर्शनिज्म क्या बनेगा, जो हमारा पेट्रोल वगैरह है इन सबको हम यूज करते हैं, इन सबको हम यूज करते हैं एज फ्यूल। केरोसिन ऑयल हो गया, इन सबको हम यूज करते हैं एज फ्यूल। रीजन क्या है, रीजन है हमारा ड्यू टू इवैल्यूएशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग कंबशन एल्केन आर यूज्ड एज फ्यूल्स। आगे बात समझिए, ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ एल्केन्स विथ इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर और डाई ऑक्सीजन कार्बन ब्लैक इज फॉर्म विच इज यूज्ड एज मैन्युफैक्चर ऑफ इंक, प्रिंटर, लेजर और लेटर्स। तो जो हमारे पेन वगैरह में इंक होती है, जब हमारा कार्बन सही से नहीं जलता है तो हम उसे बनाते हैं कार्बन ब्लैक और उससे हम बनाते हैं इंक वगैरह। ओके, अब CH4O2 और बन गया C+H2O। कहना क्या चाहते हो भैया, हमने क्या देखा, ये वाली रिएक्शन है इनकम्प्लीट कंबशन वाली, तो यहाँ पे हमें बन गया कार्बन सॉलिड। कंप्लीट कंबशन होगा तो यहाँ पे बनेगा CO2। ओके, तीसरी हमारी रिएक्शन हो गई कंट्रोल कंबशन। ये रिएक्शन हमें एज इट इज याद रखनी है। इसके प्रोडक्ट जो हैं थोड़े स्पेशल होंगे, हमें एज इट इज याद रखने होंगे। कोई बात नहीं, हम याद करा देंगे, ट्रिक भी बता देंगे। एल्केन्स ऑन हीटिंग विथ रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ डाई ऑक्सीजन और एयर एट हाई प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटालिस्ट गिव वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलते हैं। याद करना है, सारा का सारा याद करना है। इसे कैसे याद करना है, यहाँ पे CH4 है, यहाँ भी CH4 है। अगर कॉपर की प्रेजेंस में, कॉपर और हाई प्रेशर प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो बनेगा मेथेनॉल। तो इसे कैसे याद करना है, चलो अभी याद करेंगे थोड़ी देर में। अगला है अगर MOO2 है तो बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड, SCHO कहेंगे मेथेनॉल, और मेथेनॉल का दूसरा नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, जब एल्डिहाइड पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। और IUPAC आई समझ वाला लेक्चर आ जाके किसी से का कर लेना, ठीक है। ओके, तो अब क्या करना है, इसे याद कैसे करना है भैया, बताओ ना कुछ। तो अब देखो यार, यहाँ पे कॉपर लिखा है, कॉपर को हम पढ़ेंगे क्यों, तो और मेथेनॉल तो दारू होती है, एल्कोहल होता है, तो हम कहेंगे शराबी को मतलब शराबी जो है
मतलब शराबी को दारू क्यों दिया, मेथेनॉल क्यों दिया, मेथेनॉल क्यों दिया, मतलब क्यों मतलब कॉपर, मेथेनॉल क्यों दिया। अब आगे भैया फार्मर जो है, फार्मर जो है, फार्मर मतलब फॉर्मल्डिहाइड। यार फार्मर कैसा, तुम फार्मर की इमेजिन कैसे करते हो फार्मर के बारे में, फार्मर दिन भर काम करता है एकदम हिस्ट पुस्ट रहेगा, लेकिन जो हमारा फार्मर है मोटू हो गया, क्या हो गया, फार्मर मोटू हो गया, मोटू हो गया, मोटू हो गया, ठीक है, ओके ऐसे याद कर लो। अगली जो रिएक्शन है, अगली जो रिएक्शन है इथेन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, जाहिर सी बात है यहाँ पे बन रहा है इथेनोइक एसिड, क्या बन रहा है, इथेनोइक एसिड। हमने किससे रिएक्शन कराया, CH3COO CH3COO। तो ऐसे याद करना, मन वाली रिएक्शन, कौन वाली रिएक्शन, मन वाली रिएक्शन, मन का एसिड, मन का एसिड, मन का एसिड डालोगे तो सब कुछ एसिड हो जाएगा। मन का मतलब मैग्नीज वाला, एमन वाला, ठीक है, एसिड से एसिड, मन का एथेनोइक एसिड डाला, एथेनोइक एसिड बन गया, मन का एसिड डालोगे सब कुछ एसिड हो जाएगा। अगला अगला अगला, ऑर्डिनरी एल्केन रजिस्ट ऑक्सीडेशन, ऑर्डिनरी एल्केन जो है ऑक्सीडेशन रजिस्ट करते हैं, बट एल्केन्स हैविंग टर्सरी हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बाई पोटेशियम परमैंगनेट। है पोटेशियम परमैंगनेट बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब जो हमारे पास टर्सरी, कौन, टर्सरी, टर्सरी हाइड्रोजन एटम वाले हैं। अब हमने बताया था टर्सरी हाइड्रोजन एटम क्या होगा, टर्सरी कार्बन से जुड़ा, क्या नाम है, हाइड्रोजन पास, मतलब कार्बन पास जो हाइड्रोजन होगा टर्सरी कार्बन मतलब हाइड्रोजन एटम हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे बन जाएगा एल्कोहल। तो अब ये रिएक्शन एज इट इज याद रखनी है, ये पांचों रिएक्शन एज इट इज याद रखनी है, ठीक है ना, ये पांचों रिएक्शन एज इट इज याद करनी है। अब अगला आइसोमराइजेशन, मतलब इस किसी का आइसोमरिजन बनाता है, मतलब आइसोमराइजेशन बनाना है, किसी को आइसोमर बनाना है तो उसे कैसे करना होगा, किससे रिएक्शन करानी होगी, ठीक है। तो जो अगली रिएक्शन है आइसोमराइजेशन है, ओके, आइसोमराइजेशन। An alkenes on heating in the presence of anhydrous aluminum chloride and hydrogen chloride gas isomerize to branched chain, मतलब जो हमारी होती है ब्रांच चेन बना लेती है। रिएक्शन किसे कराना पड़ता है भैया, रिएक्शन किसे कराना पड़ता है, रिएक्शन हमारा कराना पड़ता है इससे एनहाइड्रस AlCl3 और HCl, एनहाइड्रस AlCl3 और HCl। तो यहाँ पे हेक्सेन था, अब हमारे पास बन गया 2 मिथाइल पेंटेन और बन गया 3 मिथाइल पेंटेनोन। तो ध्यान दो, ध्यान दो, जहाँ AlCl3 HCl के साथ, एनहाइड्रस AlCl3 HCl के साथ आ गया, वहाँ पे हो जाएगा आइसोमराइजेशन, वहाँ पे हो जाएगा आइसोमराइजेशन। AlCl3 आया, अब मर गया साला, AlCl3 आया मर गया, मर गया मतलब आइसोमर बना दिया। मेजर प्रोडक्ट आर गिवन बिलो, अब ऐसे बन जाएंगे कि ये ध्यान देना है, बाकी वाली साइन से सवाल नहीं आएगा, कुछ लिखा ही नहीं है। आगे एरोमेटाइजेशन, हमारा अगला रिएक्शन है, हमारा अगला रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन, मतलब हमें क्या बनाना है, एरोमेटिक अमीनो एसिड, ओके, अमीनो एसिड कह रहा हूँ सॉरी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एन एल्केन्स हैविंग 6 और मोर कार्बन, अगर उसके पास 6 से ज़्यादा कार्बन है तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे 10 से 20 atm प्रेशर पे हम क्या बना देंगे, हम बना देंगे रिएक्शन, जैसे फॉर्मल्डिहाइड वाला मिटा दूँ, क्या रहने देते हैं, चलो। प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ वनेडियम, मोल्बिडेनम और क्रोमियम सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना गेट हाइड्रोजिनेटेड एंड साइक्लाइज्ड। कुछ मतलब नहीं है, भूल जाओ सब कुछ, डिहाइड्रोजनेटेड मतलब हाइड्रोजन निकल जाता है। ये एज इट इज रिएक्शन आई थी जेई 2021 में। करना क्या भैया, VCr2O3 V2O5 या MO2 से रिएक्शन करा दोगे तो ये हमारा 6 कार्बन का बन जाएगा बेंजीन, बेंजीन। यार ध्यान से देखो, तो यहाँ पे विक्रम लिखा है, तुमने सुना होगा ऑटो का दूसरा नाम विक्रम है, घर वालों से पूछना, उन्हें पता होगा और तुम्हें नहीं पता। तो वी से हो गया V2O5, क्रस हो गया क्रोमियम वाला ऑक्साइड, और एम से हो गया मोटू वाला ऑक्साइड। एक सेकेंड यार, क्या लिखा है, अभी यहाँ पे सवाल दिया है, टॉलुइन इज मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन विच एल्केन विल सजेस्ट, कैसे बनेगा यार। अब क्या यार, 6 कार्बन का लिए थे तो ये बन गया था, 7 कार्बन का लेंगे तो टॉलुइन बन जाएगा, 7 कार्बन का लेंगे तो टॉलुइन बन जाएगा, बस बात खत्म। अब हम रिएक्शन करा रहे हैं स्टीम से, रिएक्शन करा रहे हैं किससे, स्टीम से, रिएक्शन करा रहे हैं किससे, स्टीम से। तो मीथेन रिएक्ट विथ स्टीम C12 मतलब 1273 केल्विन पे, तो मीथेन का स्टीम से रिएक्शन करा दिया, बहुत निकल के प्रेजेंस में CO। अरे भैया पहले तो इसी निकल का रिएक्शन कराए थे हीट करके, तो हमारे पास एल्कीन से एल्कीन बन गया था। हाँ, तो अगर अब मीथेन से कराओगे तो मीथेन बना देगा CO,
मीथेन रिएक्ट्स विथ स्टीम एट एथा टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस। तो इसका यूज करते हैं हाइड्रोजन गैस बनाने में। अब तो हाइड्रोजन चैप्टर हट गया है। पायरोलिसिस, अगली जो हमारी रिएक्शन है, 7वीं रिएक्शन है पायरोलिसिस। यार साला ये तुम जो कह रहे थे रिएक्शन नहीं करता, रिएक्शन नहीं करता तो 7 रिएक्शन आ गई, रिएक्शन करता तो कितनी रिएक्शन आती, वक्त वक्त की बात है। हायर एल्केन्स ऑन हीटिंग टू हायर टेम्परेचर डिकम्पोज इनटू लोअर एल्केन। हायर एल्केन को जब हम हीट करते हैं तो टूट जाता है लोअर एल्केन में। सच एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट एप्लीकेबल फॉर, ये पायरोलिसिस या पायरोलिसिस का दूसरा नाम है क्रैकिंग। नीट 2010 में यही पूछा था कि पायरोलिसिस का दूसरा नाम क्या है, क्रैकिंग। ऐसे करके रिएक्शन दे दिया था और पूछा था किसका एग्जाम्पल है, क्रैकिंग का। पेट्रोल कैसे बनाते हैं, क्रैकिंग से। अब यार ये दिया है, इसे तोड़ते चले जाओ। 6 कार्बन का था, 6 कार्बन हाइड्रोजन तोड़ दिया, मतलब एल्कीन बना दिया और हाइड्रोजन निकाल दिया। 4 कार्बन का बना दिया, 2 कार्बन बना दिया, 3 का बना दिया, 2 का बना दिया, 1 का बना दिया, मतलब तोड़ते चले जाओ, मतलब पायरोलिसिस। पायरोलिसिस ऑफ एल्केन इज बिलीव्ड टू बी फ्री रेडिकल रिएक्शन। मतलब यार ये भी कौन सी रिएक्शन है, ये भी फ्री रेडिकल रिएक्शन है, तो ध्यान देना। ओके, अब जैसे ही यार जो डोकेन है इसको हमने तोड़ा तो ऐसे बन गया, तो ऐसे दे देगा कि डोकेन से हेप्टेन बन रहा है, पेंटेन बन रहा है। बताओ इस रिएक्शन का नाम क्या है, इसका नाम है पायरोलिसिस और क्रैकिंग। नीट 2010 का क्वेश्चन है। अब यार यहाँ से हमारा सारा का सारा एल्केन चैप्टर खत्म होता है, सारा का सारा एल्केन खत्म होता है। अब आ जाता है कॉन्फार्मर। तो जो हमारा कॉन्फार्मर है ये हमारा पार्ट है आइसोमर का, पार्ट है आइसोमर का। यहाँ पे 2-4 लाइन जो हमने हाईलाइट कर लिया है, ये तुम एक बार देख लेना। ये जेई 19 क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। 3 लाइन तुम देख लेना, न्यूमन प्रोजेक्शन क्या होता है, इसकी प्रोजेक्शन क्या होता है। जब तुम किसी का आइसोमरिज्म वाला लेक्चर करोगे तो वहाँ पे करा दिया जाएगा, जब वहाँ पे करा दिया जाएगा तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, कल से जो हमारा लेक्चर होगा वहाँ से हम शुरू करेंगे एल्कीन। तो कल वाले लेक्चर में हम एल्कीन खत्म करेंगे, कल वाले लेक्चर में हम एल्कीन खत्म करेंगे और साथ में एल्कीन खत्म करेंगे, एल्काइन भी खत्म करेंगे, एल्कीन एल्काइन सारी चीज़ें खत्म कर डालेंगे। और एल्कीन एल्काइन खत्म करने के बाद हम एरोमेटिक भी खत्म करेंगे। और हम परसों करेंगे इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। जैसे कि तुमने देखा था कि हमने जीओसी वाले में क्या किया था, हमने जीओसी वाले में किया था कि क्वेश्चन अगर आ रहा है सामने तो हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, हमने ये देखा था। और ऑर्गेनिक की बात यह है, ऑर्गेनिक में सवाल कैसे आते हैं, ऑर्गेनिक सवाल ऐसे आते हैं, ए है इस रीजन के प्रेजेंस में बी बन रहा है, इसके प्रेजेंस में सी बन रहा है, तो बताओ ए बी सी क्या है। ऐसे करके तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इजली हो जाएंगे, डोंट वरी। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, कई बार पढ़ना पड़ेगा। और जो हमारा 1 पेज नोट्स है उसे तुम बार बार पढ़ सकते हो, रट सकते हो, वो टेलीग्राम पर अवेलेबल है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।